Okay, let's start the class. हाँ जी, कल हमने बिजनेस सेक्टर्स पढ़ लिए थे, डिफरेंस पढ़ लिया था. नाउ व्हाट इज एमएसएमई? ठीक है, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कब डेवलप्ड हुआ था? डेवलप्ड एक्ट इन 2006 में. इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है. कौन कौन से सेक्टर में? एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर. ठीक है, दोनों सेक्टर में एमएसएमई है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी है और सर्विस सेक्टर में भी है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो प्रोडक्ट बनाएंगे, सर्विस यानी कि जो वो प्रोडक्ट को सर्व करेंगे. ठीक है, नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज, इनकी एक्टिविटी क्या होगी? जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो क्या करेंगे? प्लांट इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग. ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं ये सब? प्लांट, बिल्डिंग, ये सब किसके लिए खरीद रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए. और वहीं दूसरी तरफ लैंड और बिल्डिंग किसके लिए खरीदी जाएगी? प्रोवाइडिंग लैंड सर्विसेज, सर्विसेज देने के लिए. समझ रहे हो? आप लगा लो, आप जैसे कि प्रोडक्शन हो गई, ईंटों की पट्टी देखी होनी है ना? वो की है, वो उन्होंने क्यों बनाई है? वो उन्होंने वो लैंड क्यों खरीदी है? ईंटें बनाने के लिए. इट मीन्स दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और सर्विसेज सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या हो जाएगा? अगर हम स्मॉल स्केल देखें तो स्मॉल स्केल में आ गए, लाइक जो स्मॉल बिजनेसमैन है, अचार वगैरह बनते हैं. ठीक है, तो वो बना रहे हैं ना अचार वगैरह, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गए. उन्होंने कोई जगह लेकर वहां पर लोग आते हैं, अचार बनाते हैं, तो वो किस में आ गई? वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गई. ठीक है, सर्विस में क्या हो गया? जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करें, लाइक शॉप, अगर उन्होंने, लाइक किसी शॉप में अगर वो वाला अचार बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो वो सर्विस में आ गया. ठीक है, अगर शॉप अपने उन्होंने सामान बेचने के लिए रखी है तो वो सर्विस सेक्टर में आ गई, और अगर बनाने के लिए है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गई. नाउ इन तीनों की पता कैसे चलेगा कि ये स्मॉल है, माइक्रो है या मीडियम है? अगर हम पता करना चाहें कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, कौन सा एंटरप्राइजेज है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर तो वो होगा माइक्रो. ठीक है, माइक्रो है अगर, और प्रोडक्शन का है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का है, तो उसको सिर्फ 25 लाख, उसके कितना, सिर्फ 25 लाख तक का वो, 25 लाख से एक्सीड नहीं कर सकता. ठीक है, और यहाँ पे 10 लाख से, सर्विस सेक्टर में 10 लाख से. स्मॉल स्केल क्या है? 25 से एक्सीड करेगा लेकिन 5 करोड़ से कम ही रहेगा, वो स्मॉल स्केल हो गया. 10 से बढ़ेगा लेकिन 5, मतलब स्मॉल स्केल के लिए कितनी लास्ट लिमिट कितनी है? 5 करोड़. ठीक है, और माइक्रो के लिए इधर 25 और इधर 10. और मीडियम इनसे ऊपर हो जाएगा तो 5, 5 से शुरू होके 10 तक, 10 से ऊपर नहीं जाएगा. और ये 2 से शुरू होके 5 करोड़ तक, मतलब 5 लास्ट है. सर्विस के लिए 5 लास्ट है, और प्रोडक्शन के लिए 10 लास्ट है. अब इंडिया में उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? वो कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, एमएनएनसीज कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं कर, मतलब हर जगह से रजिस्टर नहीं कर सकती.
कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं वहीं से रजिस्टर्ड कर सकती हैं। देन लैक ऑफ फाइनेंशियल, 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, ये भी कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है, तो उसको फाइनेंशियल जो बैरियर है वो भी अभी आता है। ठीक है, पेमेंट्स में डिले हो जाता है। देन इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बैकबोन है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है वो स्मॉल स्केल कंपनी से ही, इंटरप्राइजेस से ही प्रोवाइड किया जाता है। तो जब तक स्मॉल स्केल नहीं होगी तब तक बड़ी कंपनियां वर्क नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और ये टोटल कंट्रीब्यूट कितना कर रही है, 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, माइक्रो 30, मीडियम 40, और ठीक है 30% कर रही हैं कंट्रीब्यूट जीडीपी में, 40% मैन्युफैक्चरिंग में कर रही हैं, और 45% एक्सपोर्ट में कर रही है। यानी कि अगर स्मॉल कंपनी काम करना बंद कर दे तो 45% तक एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल। ठीक है, डायनेमिक सेक्टर है। ये देखो, ये इन्होंने क्लासिफाई कर दिया जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए माइक्रो में 25 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल में 5 तक, और मीडियम में 10 तक, और सर्विस सेक्टर के लिए 10, 2 और 5। अब आगे इनकी एनुअल टर्नओवर यानी कि सेल्स, 5 करोड़, 50 करोड़, और 250 करोड़। देन कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स आ गए, इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए। इनिशिएटिव्स यानी कि कुछ स्कीमें निकाली गई इनको प्रमोट करने के लिए स्मॉल स्केल्स को। तो सबसे पहले क्या है, उद्यम। ठीक है, ये क्या था, आधार कार्ड के से ही रजिस्टर हो जाए, हमने बोला ना रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उद्यम निकाल दिया। क्यों, ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब जिस जिसके पास आधार थे, जहां जहां पे आधार थे, वहां वहां पे ये प्रॉब्लम, लाइक वहां वहां पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना उनके लिए पॉसिबल हो गया। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिंपल प्रोसेस निकाल दिया, अदरवाइज बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, बहुत सारी चीजें निकलती। लेकिन उन्होंने अब क्या किया कि आप जिसके पास आधार नंबर है, आप अपने आधार नंबर पे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करवा सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो। देन सोलर, सोलर चक्रा मिशन। इसमें सोलर चक्रा मिशन में क्या है, किसकी तरफ ध्यान दिया गया, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आ रहा था रूरल सेक्टर्स में, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए ये वाला जो है स्कीम निकाली गई। देन नॉन ग्लोबल टेंडर अप टू 200 करोड़। नॉन ग्लोबल टेंडर यानी कि बाहर के लोगों को टेंडर देना बंद कर दिया, कितने तक का, 2 करोड़ तक। 2 करोड़ तक का टेंडर किसको दिया जाने लगा, इंडिया को, यानी कि ग्लोबल को डिसअलो कर दिया। ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड को डिसअलो कर दिया, इंडिया के अंदर अंदर 200 करोड़ का टेंडर दिया जाने लगा। लॉन्च ऑफ चैंपियन पोर्टल, चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि एमएनसीज को फाइनेंशियल, रॉ मटेरियल और लेबर, इन सब में हेल्प मिल सके। देन सबऑर्डिनेट डेट स्कीम, डेट स्कीम्स निकाली गई। ठीक है, डेट फैसिलिटीज दी जाने लगी, यानी कि लोन वगैरह की फैसिलिटी दी जाने लगी। प्रमोट करने के लिए इसको, सपोर्ट करने के लिए इसको ये वाली स्कीम निकाली गई। ठीक है, यानी कि फाइनेंस के थ्रू उनकी हेल्प की जाने लगी। देन प्री रिफॉर्म एरिया, यानी कि प्री रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आने से पहले का इंडिया कैसा था, लाइसेंस राज था, लाइसेंस चलता था। ठीक है, इंपोर्ट सब्सिट्यूट, इंपोर्ट ज्यादा किया जाता था, सामान बाहर से मंगवाना ज्यादा होता था, एक्सपोर्ट कम करते थे। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी, बाहर की कंपनियां नहीं आ सकती थी हमारे यहाँ पर।
देन फिर 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई, पता है ना सबको। 1991 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई। ये क्यों लेके आनी पड़ी? क्योंकि इंडिया में क्राइसिस आ गए थे। इंडिया का इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि इंडिया में क्राइसिस आ गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं थे वर्क करने के लिए, इंडिया को आगे चलाने के लिए। महंगाई इतनी बढ़ गई थी। तो क्राइसिस को बीट करने के लिए, उस डिफिसिट को बीट करने के लिए, यानी कि इंडिया ने इतना इंपोर्ट कर लिया था, एक्सपोर्ट था नहीं, तो बाहर पेमेंट जानी थी इतनी इतनी, तो वो कैसे जाए? पैसे ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो क्या आ गया इंडिया में? क्राइसिस आ गई। क्या 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 हुआ? प्राइस बढ़ गए एकदम से। ठीक है, बैलेंस एडवर्स हो गया, यानी कि बाहर देने वाले पैसे ज्यादा हो गए, वही फिजिकल डिफिसिट आ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे, दैट इज फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, फिर ईरान वार भी हो गई 1990 और 1991 में। पीएसयू की परफॉर्मेंस जो थी वो डिसमल हो गई, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई गवर्नमेंट के लिए। पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई। इतनी सारी चीजें एक साथ आ गई, जिसकी वजह से इंडिया क्या है, क्राइसिस में चला गया। तो इंडिया वालों ने फिर क्या किया, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लेके आए जुलाई 24 1991 में, जिसका नाम था एलपीजी। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी कि लाइसेंस फ्री। अब इंडिया में कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को छोड़कर, बाकी सारा क्या कर दिया, डी लाइसेंस कर दिया। ठीक है, पूरा इंडिया क्या कर दिया, डी लाइसेंस कर दिया, यानी कि जिसको अपना काम खोलना है वो काम खोल सकता है, लाइसेंस सिस्टम हटा दिया गया। देन प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी ऑनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी, प्राइवेट को कर दी, कि सब लोग अपना अपना बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट एंटिटीज ओपन की जा सकती हैं। ग्लोबलाइजेशन यानी कि बाउंड्रीज हटा दी, नेशनल बाउंड्रीज जो थी वो रिमूव कर दी गई, ताकि बाहर के लोग यानी कि एमएनसीज और एफडीआई अपना इंटरेस्ट दिखाकर हमारी कंट्रीज में इंटरेस्ट अपनी हमारी कंट्री में पेमेंट कर सकते हैं, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन अप हो गया फॉरेन फर्म के लिए। फॉरेन फर्म क्या कर रही थी, बाहर से अपने हमारे कंट्री में उनको अलाउड हो गया कि वो यहाँ पर आए और नई नई कंपनियां सेटअप करें या कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, उनको 51% तक अलाउड कर दिया। देन लिबरलाइजेशन, यही कि बैंक जो है वो लाइसेंस रिमूव कर दिया, टैरिफ रिमूव कर दिए। टैरिफ यानी कि एक तरह का टैक्सेस थे वो रिमूव कर दिए, एक तरह का बैरियर था वो रिमूव कर दिए, ट्रेड पे बैरियर था। ठीक है, तो फ्री ट्रेड हो गया। ਉਹ ਬੀਕॉम ਦੇ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूज होने लगा, क्योंकि ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ सबको ਹਾਂ लाइसेंस फ्री ਤੇ कर दिया, ਮੈਂ सबके पास जो जो रिसोर्स है वो ਹੁਣੀ उस ਸ਼ੁਰੂ रिसोर्स को यूज करके अपना काम करने लगे। और रेड देन पानी पी लो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी कि हम्म हम्म बात था एक पब्लिक घंटे दी प्रॉपर्टी को, पब्लिक सेक्टर्स किस में कन्वर्ट हो गए, प्राइवेट सेक्टर्स में। क्योंकि देखो पब्लिक सेक्टर का क्या क्या काम होता है, वो नॉन प्रॉफिट के लिए वर्क करते थे ना, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसके लिए वर्क करेंगे, वो तो प्रॉफिट के लिए वर्क करेंगे। तो इन शॉर्ट नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट हो गए हम। देन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि बाहर के लोगों को, बाहर की इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाने लगा, कि बाहर के लोग आ सकते हैं और हमारी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन आ गया इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स कोई न्यू आइडिया, थॉट, कुछ भी क्रिएटिविटी, कुछ भी इमेजिनेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इनोवेशन। कुछ भी नया, कुछ नया किया, दैट इज इनोवेटिव।
ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने टूथब्रश का। Since using it is our childhood, we do go back a little and try to think. We will see that our use neem दातुन। ठीक है, लोग क्या यूज करते थे? दातुन यूज करते थे, नीम स्टिक्स। ठीक है, लेकिन फिर इनोवेशन आई, नया आइडिया आया। आइडिया क्या चीज लेके आया? टूथब्रश। कि आप क्या यूज करो अब? टूथब्रश यूज करो। ठीक है, अब और भी इनोवेशन आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। आपको ब्रश करने के लिए भी खुद की ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ब्रश आ गए, है ना। दैट इज इनोवेशन, नई चीजें आना। ठीक है, पहले के लोग जो थे वो सिलवट्टे पे, मतलब जो मसाले कूटते थे, है ना, पता होगा, मसाले कूटते थे ना वो लोग पहले, औरतें। तो उसके बाद क्या आ गई? इनोवेशन। मसालों कूटने के लिए इनोवेशन क्या आई है? हाँ जी, मसालों के लिए इनोवेशन क्या आई है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ठीक है, मशीन आ गई है। मिक्सी, मिक्सी बोलते हैं जिसको, मिक्सी आ गई है। ठीक है, इनोवेशन के लिए सिंपल टर्म्स क्या है? इनोवेशन के लिए, इनोवेशन न्यू आइडिया लेके आना, देन उसको रियलाइजेशन, देखना कि ये डेवलप हो सकता है कि नहीं, देन इम्प्लीमेंटेशन, फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देना। चार तरह की इनोवेशन है। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, इसमें क्या होगा? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कस्टमर। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नई नहीं लेके आए, लेकिन कस्टमर को उसकी तरफ ध्यान दिलाया गया। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक। ठीक है, बहुत पुराना है लेकिन उसको कस्टमर की वैल्यूज को इंक्रीज किया गया, उसमें कुछ एडिशन किया गया। फेसबुक वही है, उसमें एडिशन चेंजेस लेके आए गए। ठीक है, आप स्टोरी लगा सकते हो, आप अब उसमें पोस्ट डालना इजी हो गया है। ठीक है, वो सब। देन डिस्क्रिप्टिव इनोवेशन, वो क्या होगा डिस्क्रिप्टिव इनोवेशन में? सीक्रेट इनोवेशन हो गई है एक, इसको क्या बोलते हैं? सीक्रेट इनोवेशन। It is a secret in nature as technology tend to be inferior than existing technology is in the market is more expensive. ये डिस्क्रिप्टिव इनोवेशन किस में हो रही है? एप्पल में। ठीक है, वो बार बार क्या कर रहे हैं? एप्पल में कुछ ना कुछ नया ले आ रहे हैं, एक ना एक चीज नई लेके आई जा रहे हैं। सीक्रेटली इनोवेटिव कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ। ठीक है, देन आर्क्यूलेटर, इसमें क्या है? Type of innovation take the lesson, skill and overall technology and apply the same in the different market. कहीं से सीख के कहीं पे अप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर्स, ये इस तरह की इनोवेशन थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। ठीक है, देन रेडिकल रेडिकल इनोवेशन, usually given birth to new ideal consumption of old one, whether creating a revolutionary technology, किसी नए आइडिया को जन्म देना, ओल्ड वन में से निकाल के। ओल्ड चीजें कर रहे हैं, उसको देखते 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 उसी में से कोई नई चीज निकाल दी, तो वो क्या हो गया? रेडिकल इनोवेशन। ठीक है, देन स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, स्किल इंडिया इनिशिएटिव,
यानी कि लोगों को स्किल सिखाई जाने लगी। लोगों को एम्प्लॉय नहीं बनाना, लोगों को क्या बनाना है, एम्प्लॉयर बनाना है। ठीक है, तो उनके पास क्या होनी चाहिए, उसके लिए स्किल्स होनी चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव निकाला गया। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन से स्किल्स डेवलप में जो निकाला गया है वो कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, इस तरह की वेरियस स्किल्स जो है वो डेवलपमेंट की गई। देन सेटअप ऑफ फर्स्ट इवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। कहाँ पे है ये? 2016 में कानपुर में फर्स्ट स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूट बनाया गया था। ठीक है, देन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी स्कीम है। इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ स्किल सर्टिफिकेट्स दिए गए। देन नेशनल एप्रिसिएशन प्रमोशनल स्कीम, ये भी लॉन्च की गई प्रमोट करने के लिए अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग को। अप्रेंटाइनशिप क्या होता है? मतलब एक स्किल्ड पर्सन है, उसके साथ में काम करने के लिए, उसके साथ में जो काम कर रहा है तो वो उसको साथ काम कर करके सीख रहा है। लाइक सीए के अंडर असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अप्रेंटाइनशिप पे होते हैं। लाइक वो सीख रहे होते हैं, उनके साथ काम करके सीख रहे होते हैं, काम भी मिल जाता है और सीख भी लेते हैं वो काम। ठीक है, देन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें क्या है, ये सेटअप हुआ था एज अ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर। ठीक है, क्रिएट फंड अनेबल द कंसेप्ट ऑफ बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। इसका जो कंसेप्ट है वो 3 पिलर्स पे बेस्ड है। वो 3 पिलर्स कौन से हैं? फर्स्ट क्रिएट, सेकंड फंड, थर्ड अनेबल। क्रिएट यानी कि क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग क्रिएट करना। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए ट्रेनिंग में, क्वालिटी क्रिएट करना। देन उसके लिए फंड अरेज करना, यानी कि ग्रांट करवाना। देन उसको जो भी उसके सपोर्ट सिस्टम है उसको रिक्वायर्ड करना, मतलब सिखाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो भी अनेबल करवाना। देन आ गया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया तो सबको पता है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। कब लॉन्च हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था। दादा भाई नूरोजी इज कंसिडर्ड टू बी ब्रेन बिहाइंड दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के पीछे जो दिमाग लगाया गया था वो किसका था? दादा भाई न्योजी का। ठीक है, ये क्या कह रहे थे? वो डिसअग्री थे एक्सपोर्ट करना है रॉ मटेरियल को। वो नहीं कह रहे थे कि ब्रिटिश कंपनी को हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करें। वो क्या कर रहे थे, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करो। ठीक है, हम क्या करते थे पहले, इंडिया वाले रॉ मटेरियल भेज देते थे, वो वहां पे अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना के सेम हमारा प्रोडक्ट वहां पे बना के सेल करते थे। और वहां पे वो किसका वो लगाएंगे लोगो, वो तो अपना लोगो लगाएंगे। तो तो दादाजी नूरोजी ने क्या कहा कि रॉ मटेरियल देने की जगह आप क्या दो उनको, उनको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करके दो चीज, और साथ में टैग लगा के दो कि क्या है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। देन कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखो, कोई भी कंपनी जब वर्क कर रही है, कोई भी कॉर्पोरेट जब काम कर रही है, तो वो किसके रिसोर्सेज यूज कर रही है? वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज यूज कर रही है। मान लो मैंने आज यहाँ पे लुधियाना में फैक्ट्री लगाई है, तो लुधियाना के रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ मैं। लुधियाना की बिजली, लुधियाना का पानी, लुधियाना का ट्रैवलिंग एक्सपोर्ट्स यूज कर रही हूँ, सब लुधियाना से यूज कर रही हूँ। तो मेरी लुधियाना वालों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर मैं
यहाँ की चीजें यूज कर रही हूँ, तो मुझे इन रिटर्न भी तो उनको कुछ देना है। तो उसी को क्या नाम दिया गया है अपनी कंपनी के टर्म्स में, उसको नाम दिया गया है कॉर्पोरेट सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस सोसाइटी के रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं उनको हमने रिवर्ट बैक भी देना है। ठीक है, यानी कि उनके लिए भी कुछ करना है हमें, उसको हम बोलेंगे सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम वहां के रिसोर्सेज यूज करते हैं तो हमें उनको रिटर्न में कुछ अच्छा देना है। तो हम रिटर्न में क्या करते हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो अ, किसी ने गार्डन बनवा दिया, किसी ने कोई पार्क बनवा दिया, ठीक है, सोसाइटी में, और वो उस पार्क का मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही जो इंडिया हमारे यहाँ का रख बाग है, वो बनाया हुआ है किसी ने। किसने बनवाया है, एनीबडी नोज? मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मोंटी कार्लो वालों ने तो इधर बनवाया, मोंटी कार्लो के पास वो किसी ने बनवाया हुआ है। रखबाग जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी ने सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर किसी ने पार्क बना के दिया है, किसी कंपनी ने। ठीक है, किसको? लुधियाना वालों को। क्यों? क्योंकि वो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे भी गवर्नमेंट का ये रूल है कि जो भी कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा, ठीक है, रिलायंस, मोंटी कार्लो, अगर हम लुधियाना की बात करें, ठीक है, तो ओसवाल, ठीक है, ये सब क्या है, इन सबको अपनी जितनी भी टर्नओवर होती है, जितना भी प्रॉफिट होता है, उसका 10 to 15% जो है वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लगाना होता है। तो वो ऐसी चीजों पे लगा देते हैं, या गार्डन बना देते हैं, ठीक है, या कुछ पूल बनवा देते हैं, कुछ भी। वो उन पे डिपेंड है कि वो क्या करना चाहते हैं। कुछ पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उनको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के लिए बनती है? सोशल सिक्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है वो, ठीक है, सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, बड़ी बड़ी एमएनसी की बात हो रही है, शेयर होल्डर्स के लिए, और अपने इंप्लॉयज के लिए, कस्टमर के लिए। इन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको अपनी इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देन न्यू मॉडल आ गया, एथिकल रूटिंग एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। ठीक है, अगर किसी कंपनी के पास एथिकल रूटिंग अच्छी है लेकिन और कैपेबिलिटी भी है, तो उनकी CSR क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यानी कि एथिकल भी काम कर रहे हैं वो, और उनके पास फाइनेंस भी अच्छा आ रहा है, तो वो कैपम यानी कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिवली वे से निकाल पाएंगे। किसी का एथिकल पुअर है लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रांग है, तो भी क्या होएगा? एथिकल पुअर है तो नेगेटिव में चला जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नेगेटिव में चली जाएगी। सिर्फ जब दोनों स्ट्रांग होंगे तभी पॉजिटिव रह सकती है, अदरवाइज किसी भी केस में अगर वो पुअर है तो वो क्या है? नेगेटिव है। देन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस, नए नए ट्रेंड्स जो आ गए हैं, एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो ले रहे हैं हम, उसमें कौन कौन से आते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, नए जो आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, फ्रेंचाइजिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नए आइडियाज आए हैं एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, नए चैलेंजेस आए हैं, चेंजेस आए हैं नए बिजनेस करने के। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आएगा? नेटवर्क मार्केटिंग, यही जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, देन फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी आपको पता है मैकडोनल्ड्स वगैरह की। ठीक है, वो होता किसी और का प्रोडक्ट है लेकिन सेम वैसे का वैसे फ्रेंचाइजी ले लेते हैं लोग, तो फ्रेंचाइजी का बिजनेस भी होता है। बिजनेस सोर्स आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, यानी कि बाहर से प्रोडक्ट मंगाकर भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं।
एग्जाम्पल दिया हुआ है कोका कोला। ठीक है, यानी कि लार्ज स्केल पे सप्लाई करना प्रोडक्ट की। देन ई कॉमर्स पता है, डिजिटल के थ्रू गुड्स सेल करना डिजिटली। ठीक है, आप ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन जो सामान खरीदते हो, ठीक है, जो भी सर्विसेज दी जा रही है लाइक शादी.com, नौकरी.com, ठीक है, और फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, गुड्स के लिए फ्लिपकार्ट हो गया। ठीक है, और ई कॉमर्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है, 4 टर्म्स में क्लासिफाई किया गया है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस आपस में भी लिंक होते हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड तक प्रोडक्ट पहुंचाना। बिजनेस से कस्टमर तक भी जाते हैं, कस्टमर से बिजनेस तक भी जाते हैं, और कस्टमर से कस्टमर तक भी जाता है। ये 4 तरह से ई कॉमर्स वर्क करता है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया, डिजिटल थ्रू, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, 3D प्रिंट्स हो गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। किसी को कोई डाउट हो चैप्टर 1 में? हाँ जी, इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर? यस, ऑल क्लियर। ओके, देन गिव द एग्जांपल ऑफ, एनी वन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि चेन सिस्टम बोलते हैं ना जिसको, एक के बाद एक बंदा जोड़ते हैं, वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग। कि आप हमारा सामान खरीदो, फिर आप आगे 2 बंदे जोड़ दो, आपको सामान फ्री मिल जाएगा। तो कोई एग्जांपल दो नेटवर्क मार्केटिंग का, एनी एग्जांपल फास्ट। फ्रेंचाइजी का दे दो। इन इन पांचों के एग्जांपल दो, एक एक, जल्दी। नेटवर्क, फ्रेंचाइजी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी, फास्ट। एग्जांपल्स नहीं आ रहे हैं? ई कॉमर्स हो गया, कमर्स, कंज्यूमर टू बिजनेस। ई कॉमर्स का एग्जाम्पल देना है बेटा, एग्जाम्पल। ये तो टाइप हो गई ना ई कॉमर्स के, एग्जाम्पल दो। नेटवर्क मार्केटिंग का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग लाइक फॉर एवर, सुना होगा कंपनी, फॉर एवर कंपनी, हमारे प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, देन नए बंदे जोड़ो, ठीक है, आपको इस पे कमीशन मिलेगी, आपको प्रोडक्ट पे ऑफ मिलेगा। ठीक है, और भी कंपनीज हैं, एमवे हो गया, हर्बल लाइफ हो गया। ये सब कंपनी क्या करती है, नेटवर्क मार्केटिंग करती है। ई कॉमर्स हो गया फ्लिपकार्ट, amazon, वेरी गुड, ठीक है। फ्रेंचाइजी की दो एग्जांपल, रोज जाते हो फ्रेंचाइजी की जगह पे खाना खाने, एग्जांपल दो फ्रेंचाइजी की। मैकडोनल्ड्स, ठीक है, और सबवे, वेरी गुड।
वरुण ठाकुर, आपने दो जगह पे कनेक्ट किया हुआ है फोन? मतलब दो जगह से क्लासेस ले रहे हो? पिज्जा हट वेरी गुड, KFC वेरी गुड। आपका दो बार नेम क्यों शो हो रहा है? ये देखो, दो अलग अलग वरुण है बट पिक्चर भी सेम है। वरुण ठाकुर, वरुण ठाकुर। बर्गर किंग ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।